सेम। उस टाइम पे आपको और एक रियलिटी पिक्चर या चेक मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी हम वापस ये जोन में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में 1 वीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी वापस वो मोड में आने के लिए, पढ़ाई के एवरीथिंग, बट वो 1 वीक ही चलना चाहिए, नॉट मोर देन 1 वीक। प्रेफरेबली अभी ये संडे तक जो भी है वो माइंडसेट को चेंज करके मंडे से वापस पढ़ाई के मोड पे लेके आ जाओ अपने आप को, क्योंकि अब जो जर्नी है आगे की वो अब हिल है बहुत ज़्यादा। मज़ा भी आएगा बट एट द सेम टाइम एफर्ट्स भी बहुत लेने पड़ेंगे। और अगर सही से करा ना, सही से आपने मेहनत करी, तो कल आपने देखा होगा वैसा ही कुछ स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2026। एंड आपके बैच के लिए हम लोग का टारगेट 682 नहीं होगा, क्योंकि हम आपके सीनियर का टारगेट 700 प्लस चल रहे हैं, तो हम आपके बैच के लिए तो 20-20 मार्क्स बढ़ा ही रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है हम क्या सोच। तो अगर हम आपके सीनियर में 700 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा नहीं 720-722 एक्सपेक्ट है। 722 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हैंडराइटिंग से, तो वैसा तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, सर्कल बहुत अच्छा किया है, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है ना। बट यस, आपके लिए भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा कि 700 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। एंड आई कैन सी फ्यू ऑफ यू ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन है। थोड़े से जो मेरे दिमाग में अभी भी 5 स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में अभी है जिनमें पोटेंशियल अभी 600 के आजू बाजू वाला अभी दिख रहा है, पर अगेन आई विल बी वेरी फ्रैंक, अभी मुझे 600 वाला ही दिख रहा, कोई भी 650 को क्रॉस नहीं किया। प्रॉब्लम आप में वही होगा कि 600 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके टाइम पे वो डाउट होगा। एमबीबीएस का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर महाराष्ट्र, मुंबई नहीं, एंटायर महाराष्ट्र में मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर ही क्वेश्चन मार्क होगा। That means our target cannot be like 600, 610, 620. It will look good on paper, but कहीं ना कहीं आप कॉलेज में मिलना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग का टारगेट रिवाइज कर देना, अगर आपने कुछ टारगेट सोचा था तो your target should be not less than 650. Minimum you have to score 650 to make sure you are landing into which college? Government medical college, which are not specified where. I am not specifying where. मुंबई के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कोड करूँगा, बट अभी से उतना कोड कर दूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी और बढ़ जाएगा। यस, बट क्या 650 पॉसिबल है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सही नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल है? बट जो भूमि का आपने कल फोटो देखा होगा, मतलब हम उसको एक बार आपके साथ मिलाने भी लाएंगे, बट यार शी वॉज एक्चुअली द रिपीटर, हमारे पास ही पड़ी थी, एंड लास्ट ईयर उसका जो नीट का स्कोर था दैट वाज 395, जिसमें फिजिक्स के में रफली उसके 50 मार्क्स थे, 50। उसका इस साल का स्कोर है 682, जिसमें फिजिक्स के स्कोर है 162, बायो इज 355, 1 क्वेश्चन रॉन्ग, वो भी अभी चैलेंज में है, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। बाकी आप देख रहे हो, मतलब देख रहे हो जो जंप है वो जंप फिजिक्स का या ओवरऑल भी देखो, फ्रॉम वेयर 395 टिल कहां तक 682। आई कैन से रफली ये 300 मार्क्स के आसपास पहुंच गया है ना, रफली 300 मार्क्स, 280 तो पक्का है। 280 मार्क्स अगर उसने जंप किया तो उसने ऐसा क्या किया? और आप फ्रेशर्स हो तो क्या आप वो कर सकते हो, नॉट रिपीटिंग एंड डायरेक्टली इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि फ्रेशर्स भी करते हैं डायरेक्टली 2 साल के बाद इतना स्कूल लेके आते हैं, पर क्या वो आप में है वो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक दैट द क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए। सो नाउ ओपन अप, जब कोई चीज आपको, कोई लोग मिलने आए, कोई चीज आपके साथ शेयर करी जाए, ओपन अप, पूछना चालू करो, सोचना चालू करो, क्वेश्चन करना चालू करो। हमेशा बैठे रहोगे, कुछ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। कोई भी अपने सीक्रेट डायरेक्टली नहीं देगा, ये याद रखना। ये लोग आपको आगे जाके मेंटर भी करने वाले हैं, आपके सीनियर को अभी से मेंटरशिप चालू कर दी है। सो भूमि, वैष्णवी, सिद्धार्थ, हम लोग ने उनको मेंटर्स की तरह असाइन करा है फॉर योर सीनियर बैच।
ये सारे के सारे आपको भी मिलेंगे इन द नेक्स्ट ईयर एज अ मेंटर, बट सबको नहीं मिलते, ये भी मैं मेक श्योर करता हूँ। मैं उन्हीं को देता हूँ जिनमें वो दिखता है कि नहीं करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। जो सिर्फ आता है और जाता है, जिनका वो ही एटीट्यूड, उनको मेंटर असाइन करके कुछ फायदा नहीं होगा। जिनमें अंदर से होना चाहिए नहीं करके दिखाना है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक्सट्रीम प्रॉब्लम एट द हाउस, ओके, ये सारी चीज को बैटल करके ये स्कोर उसने लिया। सो उसकी जर्नी एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशनल है। सो वो सब एवरीथिंग विल बी शेयर्ड एंड बहुत जल्द हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, तो उसका भी आपके ग्रुप पे आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको इस संडे को आई थिंक प्रति संडे सेमिनार लिया कल की ऑनलाइन, आई थिंक कॉलेज के रिलेटेड का, यस और तो संडे जो भी निर्मला के साथ आई थिंक सबको पता चल गया होगा, है ना। एडमिशन प्रोसेस के लिए आना है, हम भी रहेंगे, मैं प्रतीक सर कपिल सर सब लोग आएंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर करो कि कॉलेज भी होगा, फिर कॉलेज की भी जो चीज़ें हैं वो आराम से करनी है, टेंशन नहीं लेना है। दो चीज़ मैं और एक बार बता देता हूँ। 11th में डोंट वरी अबाउट द कॉलेज, व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे कौन सा फ्लो मेंटेन करेंगे, एनसीईआरटी, एंड कॉलेज किसको मेंटेन करेगा, स्टेट बोर्ड। तो देयर विल बी टाइम जहाँ पे चैप्टर्स मैच नहीं होंगे, डू यू अंडरस्टैंड, बट विल ट्राई टू गिव यू द क्वेश्चन बैंक, विल गिव यू द मार्किंग आल्सो, विल टेल यू कि कितनी चीजें पढ़ के जानी है, कितनी चीजें छोड़ के जानी है, समझ में आ रहा है। एंड मेक श्योर, मतलब हमारे पे भरोसा रखना कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे अच्छे से, बस पेपर लिख के आना होगा, वो टाइम पे थोड़ी सी चीजें बोलेंगे, है ना। पेपर में फिजिक्स रिलेटेड चीजें लिख के आनी है अगर पेपर फिजिक्स का है, अंडरस्टूड, बस दैट्स द ओनली थिंग विच वी रिक्वायर, नॉट सॉन्ग्स, नॉट स्टोरी, नथिंग एल्स, ओनली फिजिक्स रिलेटेड थिंग इफ द पेपर इज ऑफ फिजिक्स, दैट्स इट, ओके। चलो शुड वी स्टार्ट नाउ, पक्का एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। पीछे का एसी का रिमोट है नहीं, पीछे के पास झूठे बोला मादर okay. Now write down the question. Planck's constant h Planck's constant h, comma, speed of light in vacuum c, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant capital G. Newton's gravitational constant capital G are three fundamental constants. Are three fundamental constants. Which of the following combinations has the dimension of length? Which of the following combinations has the dimension of length? ऑप्शन लिख रहा हूं, वो भी लिखो।
ओके, नाउ आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले 3 वेरिएबल है और हमें चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लेंथ के साथ मैच करेगा। यस, तो अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या h हमें पता है। डू आई नो द डायमेंशन ऑफ h? यस। डू आई नो द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G? यस। एंड डू आई नो द डायमेंशन ऑफ C? व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बट लाइट इन वैक्यूम से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? स्पीड। सो डू आई नो द डायमेंशन ऑफ स्पीड? यस। तो लास्ट में बचा कौन सा? लेंथ। डू आई नो लेंथ? यस। तो आई थिंक हर चीजें पता ही है, पर ऑप्शन दिखने में थोड़े डरावने लग रहे हैं। डू यू एग्री विद मी? क्योंकि अंडर रूट है, रेज़ टू 3/2, 5/2, है ना? तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो समझना ये है, क्वेश्चन है इजी बट कैलकुलेटिव, मतलब टाइम कंज्यूमिंग। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग में छोड़ना चाहिए एंड देन बाद में सेकंड राउंड में करना चाहिए, जब पेपर को आप और एक बार सॉल्व कर रहे हो। सो हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा कब करना है, बट जब भी करोगे तब बहुत दिमाग क्लैरिटी के साथ सॉल्व होनी चाहिए। यस बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो उसने आंसर कुछ दिया है, अब वो करेक्ट है या रॉन्ग है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसने हम बोल रहे थे तब तक कैसे सॉल्व किया वो भी मुझे आइडिया है कि उसने कैसे सॉल्व किया, वो भी मैं बताऊंगा। बट हम पहले ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे। सो व्हाट वाज द ट्रेडिशनल मेथड? अंकित ने सिखाया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन 3 में, क्या सिखाया था कि अगर लेंथ है तो इट इज प्रोपोर्शनल। याद है सबको? मैंने बोला था कि अगर h दिया है तो क्या लिखेंगे? h रेज़ टू a, फिर क्या लिखोगे? g रेज़ टू b, और लास्ट में क्या लिखोगे? c रेज़ टू c। अच्छा, सही जा रहे हैं हम लोग? हम क्या उसको फिर इक्वेट करते थे? इक्वेट करने के साथ क्या लेके आते थे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे k दिख रहा है तो नहीं रखो तो भी चलेगा, इज इट ओके? सो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो भी इट्स ओके, नथिंग टू वरी। अगर k लिखा तो भी गलत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या डालना चाहिए? डायमेंशन। इसमें मुझे आपकी हेल्प लगेगी। सबसे पहले l तो मुझे पता है, विच इज L1 M0 T0। आई थिंक यहाँ तक सही है, इज इक्वल टू। अब मुझे हेल्प आपकी लगेगी h की। कैन यू टेल मी h का डायमेंशन क्या है? बोलो। L2 M1 T -1। अंकित सर अभी मुझे वो टाइम पे याद नहीं आया तो मैं क्या करूं? तो क्या करना चाहिए? इफ आई डोंट रिमेम्बर h का डायमेंशन, वो टाइम पे भूल गया गलती से, तो क्या करूं? कौन सा फॉर्मूला था? तो h का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। h का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन s। या तो एंगुलर मोमेंटम याद रख लो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? mv/r। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन दोनों का सेम होता है, तो इन दोनों में से किसी का भी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है? ओके, g भी आता है। व्हाट इज g? डायमेंशन बताओ, बोलो। l t माइनस रेज़ टू b। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा है? c। व्हाट इज c? स्पीड। स्पीड का डायमेंशन L1 M0 T -1 रेज़ टू c। यहाँ तक सही है? अब क्योंकि ये फोर्थ सम है ना, तो हम चीजों को थोड़ा सा स्किप करेंगे, बीच के स्टेप्स को। अब हमें चीजें आनी चाहिए। कैसे? पहले हम 2 into a करेंगे। व्हाट इज 2 into a? 2a। तो विल राइट डायरेक्टली 2a। इज इट ओके? फिर हम लिखेंगे 3 into b। व्हाट इज 3 into b? 3b। तो हम लिखेंगे प्लस क्या? 3b। समझ में आ रहा है? फिर 1 into c। व्हाट इज 1 into c? तो लिखेंगे प्लस c इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे चलेगा, l इक्वल टू क्या है? 1। तो लिख दो 1। समझा? एक बार देख लो, नहीं समझाओ तो पूछ सकते हो। और एक बार, यस, कैन यू एक्सप्लेन क्या किया? हमने वो पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने जो L का जो भी वैल्यू थे जैसे 3b वापस वो किया, फिर लेफ्ट साइड में जाके इक्वल टू 1 कर दिया। सो हमने 2 into a करा, लिख दिया 2a।
3 इंटू बी करा, लिख दिया 3b, 1 इंटू सी कर दिया, लिख दिया c, सबको कर दिया ऐड, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे n की पावर क्या है 1, तो इक्वल टू कर दिया 1। सिमिलरली n के ऊपर आते हैं, क्या बनना चाहिए 1 इंटू a माइनस 1 इंटू b माइनस 3, तो यहाँ पे लिखना है माइनस 3। आई होप यू गॉट द आइडिया। 0 इंटू सी 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर कितनी चल रही है 0, इक्वल टू क्या करेंगे 0। समझा नहीं समझा? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है लास्ट, माइनस 1 इंटू a माइनस 8, माइनस 2 इंटू b, वेरी गुड, माइनस 1 इंटू सी, सही जा रहा हूँ, माइनस 1 इंटू सी माइनस सी, इज इट ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्या मुझे 3 इक्वेशन मिल गए, हाँ या ना? तो मतलब अब एक चीज क्लियर है कि अब इन तीनों को सॉल्व करके मुझे आंसर मिलना चाहिए। डू यू एग्री विद मी? ओके, एनी गेसेस हाउ टू गो अहेड विद दिस? अभी इनके आगे कैसे? यस, हमें तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के पावर मिल गया, तो मतलब उसको लाइक उसके फॉर्म में लिख के बराबर सॉल्व कैसे है? हाँ, a माइनस b इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b करेंगे और इक्वेशन में a की जगह b लिख के सॉल्व। ओके, तो एक आइडिया उसने दिया कि अंकित सर एक काम करो, a माइनस b इक्वल टू 0, इसको लिख दो a इक्वल टू b, यस और नो, और फिर a के बदले क्या डाल दो b, डाल सकते हैं? तो अगर a की जगह b डालो तो इसमें डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 3b। व्हाट इज 2b प्लस 3b? तो पहला इक्वेशन में जाना चाहिए 5b प्लस c इज इक्वल टू 1, सही है? क्या a इक्वल टू b यहाँ पे भी डाल सकते हैं? अगर यहाँ पे डाला तो क्या हो जाएगा माइनस b माइनस 2b। व्हाट इज माइनस b माइनस 2b? माइनस 3b माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सही जा रहा हूँ? क्या दोनों इक्वेशन में है b और c बचे? क्या अब मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ? यस। तो क्या करना चाहिए अंकित सर? शुड आई सब्ट्रैक्ट और ऐड? व्हाई ऐड? क्योंकि प्लस b और माइनस b है। अगर दोनों की साइन सेम होती तो क्या करते हैं? वेरी गुड, दोनों के साइन सेम होते तो क्या करते हैं? माइनस। अच्छा, दोनों के साइन सेम होते और पावर्स अलग अलग होते हैं, मतलब कोएफिशिएंट अलग अलग होते, तो क्या करना पड़ता? समझा या नहीं समझा मैं क्या बता रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन वुड हैव बीन 5b plus c is equal to 1 minus 3b plus 2c is equal to 0, ऐसा कुछ होता। तो क्या करते हैं? तो c का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे c का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वेरी गुड, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 के साथ। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता? 2 into 5 कितना होता है 10, यहाँ पे क्या आता 2, यहाँ पे क्या आता 2। अब बताओ क्या दोनों का पावर दोनों का कोएफिशिएंट सेम हुआ? हाँ, तो दोनों का साइन क्या है सेम या अलग? तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन? वेरी गुड, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। इफ यू डू दैट तो सही होगा। अच्छा, दोनों को ऐड करें, इफ आई जस्ट ऐड क्या ये कट हो जाएगा? 5b minus 3b कितना होगा? 2b। वेरी गुड, इज इक्वल टू 1 plus 0 therefore b की वैल्यू कितनी हो गई? परफेक्ट। क्या b की वैल्यू 1/2 मिली? बट डू यू एग्री विद मी दैट a is also equal to b? हाँ या ना? तो a भी मिल गया, कितना मिल गया? a इक्वल टू, तो a इक्वल टू ऑल्सो क्या मिला? 1/2। अब लास्ट बचा क्या है आपके पास? वेरी गुड, क्या बचा है? c। c के लिए कोई भी इक्वेशन चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? कौन सा इक्वेशन लेना चाहते हो? पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा बेटर होगा? नहीं, दूसरा वाला। कौन सा बेटर होगा? क्यों सर दूसरा वाला बेटर होगा? क्योंकि राइट साइड में क्या है 0। अरे समझा या नहीं समझा? तो इसको राइट पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? क्योंकि सर माइनस 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c। हाँ या ना? डू आई नो द वैल्यू ऑफ b कितना है? 1/2। देयरफॉर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3/2। क्योंकि सर कैसे आया माइनस 3/2? सिंपल ना, b की जगह क्या डाल दिया? हाफ, तो माइनस 3 इंटू हाफ कितना होगा? माइनस 3/2। क्या मुझे c इक्वल टू माइनस 3/2 मिला? a भी मिल गया है, b भी मिल गया है। इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यहाँ पे डालनी चाहिए, है ना? तो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या लिखेगा? क्योंकि सर शुड बी लुकिंग लाइक h रेज़ टू क्या 1/2, g रेज़ टू क्या 1/2, c रेज़ टू क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। ये मेरा आंसर है। पर मैच करो किसके साथ मैच हो रहा है, बट अब उसको तुरंत चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करना पड़ेगा वो भी मैंने लेक्चर में बताया था, अगर याद हो तो। एनीथिंग रेज़ टू हाफ होता है तो क्या होता है? रूट। याद है सबको? तो क्या ये रेज़ टू हाफ है तो रूट में है? क्या रेज़ टू हाफ है तो रूट में है? दैट मींस ये दोनों किस में आएंगे? रूट में। तो
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ h इंटू जी, यस और नो? बचा क्या ये c रेज टू -3/2। माइनस साइन हमें पसंद नहीं है तो कहाँ पे लेके जाएंगे? वेरी गुड। अगर डिनोमिनेटर में गया तो अपॉन क्या हो जाएगा? c रेज टू क्या 3/2। Am I correct? अगर ये सब हो गया तो क्या अब वो किसी के साथ मैच हो रहा है? किसके साथ मैच हो रहा है? Then A must be the answer. टाइम लगा थोड़ा सॉल्व करने में, यस। अब ये टाइम को तुम कितना कम कर सकते वो डिपेंड करता था जैसे उसने सॉल्व किया। सो rather than me telling कि उसने कैसे सॉल्व किया, दो आई नो उसने कैसे सॉल्व किया, तुम्हें बताओ बेटा कैसे सॉल्व किया? इंडेक्सेस का फॉर्मूला लगाया था, रूट एच जी अपॉन सी 3/2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 है पावर में, तो वो रूट में चला जाएगा, तो रूट ऑफ सी रेज टू 3 हो गया बराबर। तो रूट रूट कट हो गया, एच जी आई और सी रेज टू 3 है तो वो मीटर क्यूब एच रेज टू -3 हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू तो सकता मतलब ऐसे कैंसिल किया, फिर फाइनल आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर, जो कि है लेंथ, मतलब समझ गए लेंथ बचा है तो यही है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो उसने बोला शायद ग्रीक लैटिन में कुछ लगा होगा तो अब मैं उसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, है ना, व्हाट ही ट्राई टू से। ओके, उसने क्या बोला कि सर सबसे पहले c रेज टू कितना चल रहा है? 3/2 है तो 3/2 भी वहां पे आया ना, मतलब टेक्निकली तुम इसको चाहो तो रूट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट डाउन अंडर रूट ऑफ h g अपॉन c क्यूब। सबको समझा ये क्या किया है? एनीथिंग रेज टू c रेज टू 3/2 का मतलब क्या होता? c क्यूब का अंडर रूट। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज c रेज टू 5/2 तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अंडर रूट में c रेज टू 5। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब क्या ये अंडर रूट में चला गया? h g अपॉन c क्यूब आया ना। अब उसने रादर देन सॉल्विंग दिस मेथड, उसको तो हर एक के यूनिट पता है ना? पता है नहीं पता? तो उसने डायरेक्टली यूनिट डालना चालू किया, समझा? उसने क्या डालना चालू किया? यूनिट। तो अब यूनिट डालता है इज इक्वल टू h। h का यूनिट क्या है? तो उसके लिए h का डायमेंशन देखो। कैन यू सी द डायमेंशन? ये आपने डायमेंशन बोला था आया ना, तो डायमेंशन के हिसाब से देखोगे m1 मतलब ये हो जाएगा kg, l स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये हो गया किसका डायमेंशन, किसका यूनिट? h का, इनटू g। g दिख रहा है ये, तो g में क्या है अंकित सर? ये है मीटर क्यूब अपॉन kg सेकंड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन c क्यूब। दिख रहा है आपको? c क्या है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड, पर साथ में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मीटर क्यूब अपॉन क्या? सेकंड क्यूब। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे मीटर क्यूब दिख रहा है? क्या मुझे मीटर क्यूब दिख रहा है? क्या कट होगा? क्या सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर सेकंड क्यूब होता है? नीचे भी सेकंड क्यूब दिख रहा है, कट होगा। क्या केजी दिख रहा है? केजी दिख रहा है, कट होगा। अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर कितना होगा? मीटर। मीटर किसका यूनिट है? तो लेंथ इज द करेक्ट, हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट। समझा उसने क्या करा? अब उसकी मेथड अच्छी लगी? यस, इट्स अ बेटर मेथड देन दिस मेथड, बट एक ही डिसएडवांटेज है। व्हाट इफ ये ऑप्शन लास्ट में होता और ये ऑप्शन फर्स्ट होता? यस, तो उसको हर ऑप्शन चेक करना पड़ता है ना। जब वो हर ऑप्शन चेक करता तब तक आपका ये भी सॉल्व हो जाता। समझा? सो डिपेंड करता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज में ऑप्शन से जाना चाहिए या इससे जाना चाहिए, वो आपकी मर्जी। यू कैन ट्राई। इससे भी हो सकता है, इसके स्टेप्स आप और कम कर सकते हो। जिसका मैथ स्ट्रांग है वो यहाँ पे और चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करके समझ के ये सब करे बिना भी सॉल्व कर सकता है। अब आई हैव दैट मेथड, वो आप खुद से ट्राई करो एक्सप्लोर। ओके, एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम प्लीज लेट मी। क्या सबको समझा? समझा? प्लीज राइट डाउन। लेंथ का यूनिट मीटर है। हाँ बेटा, कैसे पता चला? मतलब नहीं, मैंने उसने दूसरा मेथड वाला बोल रहा, उसने ऑप्शंस उठाए। ही स्टार्टेड विद ऑप्शन ए, लास्ट में मीटर बचा तो वो लेंथ का यूनिट है, हेंस लेंथ इज वो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें डाल के चेक करेगी ना तो उसमें मीटर नहीं बच रहा होगा, उसके साथ कुछ और भी बच रहा होगा। समझा बेटा? सो यू कैन ट्राई एनी अदर ऑप्शन एंड ट्राई टू चेक वो मीटर आंसर आएगा ही। ओके, सबको रिक्वेस्ट है तुम्हें हर एक को दोनों मेथड लिखनी है, मेथड 1 एंड मेथड 2।
This is your method 1 and this is the method 2. बाकी है Okay, so अब we'll come to the last part of the chapter and then the chapter repeated. Chapter में हमारे पास है significant figures and error analysis. Okay, roughly इस topic को cover करने के लिए we'll require 4 to 5 lectures. मतलब mid June तक you will be free from this chapter. और उसके बाद physics चालू होगा. हाँ मतलब ये physics नहीं है. हाँ, this is not physics. This is maths. जो भी हम पढ़ रहे हैं it is kind of maths. ये physics kind of है. Real physics is what we are starting with kinematics, motion in 1D, motion in 2D. जहाँ पे आपका main physics part. So heading 2, the heading is significant figures. Heading 2, significant figures. ब्रैकेट में लिखो SF. Significant figures. ब्रैकेट में लिखो SF.
Right now, first point, the assets in a measurement. First point, the assets in a measurement are the figures or digits, are the figures or digits that are known with certainty and only बोर्ड पे लिखा है +1 that is uncertain, +1 that is uncertain. +1 that is uncertain. Full stop. I know it's difficult to write, but still, we'll try our level. Next line. Heads off. Next line. Larger the number of assets. Second point. Larger the number of assets obtained in a measurement. Larger the number of assets obtained in a measurement, greater is its accuracy. Greater is its accuracy, and vice versa. Larger the number of assets obtained in a measurement, comma, greater is its accuracy, and vice versa. वो इंग्लिश वाले स्पेलिंग लिखो सर, ठीक है। तो अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कितने लोगों ने स्कूल में अपने 9th 10th में कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लिया? आईजी बोर्ड, यस। तो चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रूट्स, ठीक है। पहले समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। ओके, लेट अस से मैंने लेंथ को लिखा है 5.43 सेंटीमीटर, परफेक्ट। एंड मैंने बोला है कि मैंने इसका मेजरमेंट लिया है थ्रू अवर मीटर स्केल, जो मेरे पास नॉर्मल स्केल होता है उससे मैंने मेजरमेंट किया है, और मेरा लेंथ का मेजरमेंट आया 5.43 सेंटीमीटर। अगर किसी ने ऐसा ही क्लेम किया ना, तो तुम गारंटी उसको बोल सकते हो कि इस मेजरमेंट में एक छोटा सा प्रॉब्लम है तुम्हारे कैलकुलेशन में, बिकॉज इफ आई टेल यू टू ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर यू कैन ड्रॉ इट, यस। If I tell you to draw a line of 5.4 centimeter, you can also draw it. But if I tell you to draw a line of 5.43 centimeter, you cannot draw it. क्योंकि 5.4 तक उन्होंने, अगर आपने मीटर स्केल देखा होगा तो आपको पता है कि मान लो ये 5 है, ये 6 है, तो बीच में ऐसे डॉट है, yes or kind of this way. तो you know 5.4 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, but 5.43 कैसे हो सकता है? Do you understand? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम 5.4 और 5.5 के बीच में कोई डॉट होगा, वहां डालते आप बोल दोगे ये 5.43 है, बट यू आर श्योर कि ये मेजरमेंट मेरा गलत है, जिसमें मैं गारंटी बोल सकता हूँ पहले 2 डिजिट जो है वो सर्टन कि वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। डू यू एग्री? किसमें डाउट है मुझे? विच इज नॉट सर्टन, विच इज काइंड ऑफ अनसर्टन। सो सर्टन डिजिट प्लस ओनली 1 अनसर्टन डिजिट मिला के क्या बनता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर? क्या बनता है आपका?
तो 5.43 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? द आंसर इज 3. हाउ 3? काउंटिंग आनी चाहिए. 1 2 3. समझा? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी. पहला, डू यू नो काउंटिंग, एंड सेकंड, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये दोनों चीज अगर आपको आती है तो उसके रूल समझ में आएंगे. पर आप देखोगे कि उसी में इश्यू होगा. तो अब जब मैं रूल्स में जाऊंगा बहुत ज्यादा ओके यहाँ पे काइंड ऑफ फनी माहौल होने वाला है थोड़ी दिनों में नहीं, थोड़ी देर में, है ना, जहाँ पे समझ में आएगा कितना इंग्लिश आपको आता है. ठीक है. सो वापस एक बार रिपीट करेंगे. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन. दो नहीं करते, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट मिला के टोटल आपको काउंट करने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए. बट जैसे मैं लिखूंगा आपके पास अलग अलग नंबर्स दिमाग में आना चालू हो जाएंगे. व्हाट इफ सर आपने लेंथ लिखा होता 5430 सेंटीमीटर, यस और नो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? तो क्वेश्चन है सर 3 है या 4? यस. तो उसी लिए अब आते हैं रूल्स. उसी के लिए क्या आता है? रूल्स. बिकॉज वी हैव 7 रूल्स. कितने रूल्स है हमारे पास? 7 टू आइडेंटिफाई कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है. अब आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड्स में कुछ नहीं लिखवाने वाला. जो भी लिखना है वो आप खुद घर पे लिखोगे. हम टाइम को सेव करेंगे. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच रूल. फॉर दैट यू हैव टू ओपन द मॉड्यूल एंड गो टू द पेज 20. सब लोग मॉड्यूल ओपन करो एंड चले जाओ पेज 20 पे. जो मॉड्यूल नहीं आया है वो खड़े हो जाए. ओके. तो आज का डेट कौन सा है? आज का डेट कौन सा है? 30 या 31? ओके. 31 टाइम्स जितना क्लास वर्क में लिखा है वो आप लिख के आओगे स्टार्ट से लेके अभी तक, और सबमिट करोगे कल. कल 8 बजे का लेक्चर होगा तो 8 बजे, 9:45 होगा तो 9:45. ठीक है. कितनी बार लिखना है? 31 टाइम्स. कहां से कहां तक? जो स्टार्टिंग में लिखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आज जो भी मैं डिस्कस करूं वो भी इंक्लूड करके यू हैव टू राइट डाउन हाउ मेनी टाइम्स. सॉरी मैं भी मुझे एक बात बताओ, अगर मॉडल नहीं है तो सम्स का डिस्कशन या कोई चीज, अब आज मेरा पूरा लेक्चर अंडरलाइनिंग और उसमें जाएगा, बट आपके पास तो है नहीं, तो डिस्कशन कैसे करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन, आई कैन स्किप द टॉपिक, तुम खुद से पढ़ लो एंड मैं डायरेक्टली एरर्स पे जाऊँ. उसके लिए मुझे मॉडल की रिक्वायरमेंट. इज इट ओके? कैन वी डू दैट? सिग्निफिकेंट फिगर्स खुद से कर लो एंड देन वी कैन डायरेक्टली गो टू एरर्स. Select option. Option A, option B. Option A, write 31 times. Option B. Option B. Let's keep significant figures. Understand on your own. But हो जाएगा, पढ़ के भी आप समझ तो लोगे. Smart. And then we can go to directly error. Select which option to go. Option C. Option C. Both. अगर नेक्स्ट लेक्चर में दो चीज होगी. वापस मॉड्यूल का मैं पूछूंगा और मैं होमवर्क पूछूंगा. दोनों में से कोई एक चीज मिस हुई तो फिर
इस बार पनिशमेंट होगा, यू विल नॉट बी सिटिंग फॉर 2 कंसेक्यूटिव लेक्चर्स मेरे, ना मैं उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, ना मेरे लेक्चर में आप आएंगे। इफ दिस इज द प्रॉमिस यू आर गिविंग देन यू कैन सेट। सुन लो पनिशमेंट अच्छे से, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर में आपका होमवर्क चेक करा जाएगा जो मैं आज देने वाला हूँ, एंड आपके पास मॉडल होना चाहिए कंपलसरी, एंड क्लासरूम में अटेंशन भी दिए आप दोनों का स्पेशल। यस, आप पीछे जो पेन से बार बार खेल रहे हो आप दोनों का, हाँ मुझे कंप्लीट अटेंशन चाहिए, वरना आप दोनों तो डायरेक्ट बाहर जाओ दोनों। और बाकी सब लोग के लिए भी ये काइंड ऑफ लास्ट वार्निंग है, मैं बोलूं मेरा मैसेज नहीं आना चाहिए, मेरा मैसेज क्यों आएगा, मैं क्यों मैसेज करूं? ओके, हम अभी वो रिलेशन में पहुंचे नहीं है ना, वो स्टेज में जहाँ पे मेरा मैसेज आपको आए कि प्लीज यार, है ना, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकते हो कि मॉडल लेके आओ, वो स्टेज पे पहुंचे नहीं है, वो बाकी अभी। बट फॉर दैट, बिफोर दैट एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हैं। हमने मॉडल बनाए हैं कि वेट हम उठा सकते हैं, इतना ज्यादा वेट नहीं होता। 2-3 लेक्चर के लिए आप मॉडल लेके आ सकते हो। मॉडल लेके आना है, जो भी मैं बोलूं वो लिख के आना है, होमवर्क चेक भी होगा, मॉडल भी देखा जाएगा। इन केस नहीं है उस दिन, उस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में आप नहीं बैठोगे, सो बी रेडी फॉर इट। एंड हाँ, एब्सेंट हुए तो भी नहीं बैठोगे, ये भी बता दे रहा हूं, दैट्स ट्रू, क्योंकि आज का एक्चुअली आपका गलती था। सो आपको लिए नेक्स्ट लेक्चर में ही सब चेक होगा, मैं अटेंडेंस भी लूंगा, और आप एब्सेंट हुए उस लेक्चर में कोई भी रीजन की वजह से तो फिर गड़बड़ होगी। सो आप मेक श्योर करो। अब नेक्स्ट वीक में क्या कब लेक्चर मेरा आएगा मुझे भी नहीं पता, वो तो संडे को जनरेट होगा। वी हैव अ सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका कैसा है शेड्यूल, आपको किसको मिलने जाना है उस दिन, आई डोंट केयर, लेक्चर में आना कंपल्सरी। बोलो, ये कंडीशन था ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक सबसे बेटर ऑप्शन डी लग रहा होगा अभी तो, हाँ है ना, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब किसके पास है पेज नंबर 20 ओपन करो, और जिनके पास नहीं है वो शांति से ध्यान लगा के सुनना, नींद नहीं आनी चाहिए पर अब सुनना है। चलो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे रीडिंग एक्सरसाइज का। We'll start with rules to find out the number of significant figures, पेज नंबर 20 में लिखेंगे, आया ना? तो सबसे पहले you read the rule number 1. Rule number 1. All the non-zero digits are significant. Example, 184 has 4 significant figures. नहीं, 1984 has 4 significant. चलो स्टार्ट हो चुका है जो चीज मैं बताना चाहता था। ओके, रूल नंबर 1, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये रूल से क्या समझ में आता है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो डिजिट? ऐसा डिजिट जो जीरो नहीं है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 1984 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। क्यों 4 है? क्योंकि जीरो नहीं है, जीरो वाले रूल्स आगे आएंगे, अभी तेरे नॉन जीरो के लिए। तो सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। सर कैन यू गिव अनदर एग्जांपल? यस, 234.75। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? समझ में आ रहा है कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? इसमें 4 है, इसमें कितने हैं? 5। सही है? ओके, लास्ट बेंच आपके पास है ना? यस, बाजू में। हाँ, शेयर करो और रूल नंबर 2 पढ़ो। All the zeros between two non-zero digits are significant. Example, 8806 and 5. ओके, रूल नंबर 2 क्या बोला है? वापस एक बार पढ़ेंगे। All the zeros between two non-zero digits are significant. मतलब अगर हिंदी में बोले तो एग्जाम्पल दिया है 10806, ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आया, ये जीरो भी दो नॉन जीरो के बीच में आया, जो भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। समझा? तो मतलब ये जीरो और ये जीरो भी काउंट करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको पूछे इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, कितने होंगे? आंसर इज गोइंग टू बी 5।
2 या 4? द आंसर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन मैंने बोला था इसके लिए दो ही चीज चाहिए, काउंटिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश क्या बोलता है, अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया तो वो सारे के सारे काउंट करे जाएंगे। तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आता है, इसीलिए बोला है ऑल द जीरोस, जितने भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे काउंट करे जाएंगे। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर दो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5 या 2 या 6? 6 कैसे आ सकता है? इफ यू काउंट डेसिमल पॉइंट आल्सो व्हिच यू कैन नॉट काउंट इट एट एनी। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा अगर आपका मैथ्स है तो लेक्चर के बाद मिल सकते हो। ओके, 1 2 3 4 और 5 कितने होंगे बेटा? तो दो रूल समझ में आए? हाँ, एक ही रूल के बाद हम वापस फर्स्ट रूल पे जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या बोला? क्या बोला बेटा? वापस बोलो। यस, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 क्या बोला? ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सही है? चलो, दो रूल एकदम क्लियर। रूल नंबर 3 से थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होगी। यस, रूल नंबर 3। All the zeros to the left of first non-zero digit are not significant. Example 00108 has 3 S's. ओके, और एक बार पढ़ो। All the zeros to the left of first non-zero digit are not significant. Example 00108 has 3 S's. All the zero to the left of first non-zero digit are not significant. जैसे ये 1 है, क्या 1 सिग्निफिकेंट है? हाँ, बट 1 के लेफ्ट में अगर कोई जीरो आया तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। आई थिंक हर स्कूल में उतना तो समझाया जाता था, आगे वाले जीरो को हम इग्नोर करते हैं। टेक्निकली 00108 इज एक्चुअली 108। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? तो आंसर होगा 3। विद द सेम लॉजिक इफ आई राइट 0 1008 तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? वेरी गुड। So we are not going to count this. Third rule भी आई थिंक काफी सिंपल है। सही है? आगे जाए। फोर्थ रूल। यस, इसके पास और एक है पीछे आपके पास है। यस, पढ़ो फोर्थ रूल। If the number is less than 1, zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are non-significant. Example 0.002308 has 4 S's. अब धीरे-धीरे स्टेटमेंट बढ़ने लगे। अब ये क्या बोला वो थोड़ा बाउंड कर रहा है। इसीलिए अगर मॉडल होता तो सामने होता तो पता रहता कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। चलो और एक बार। इफ द नंबर इज लेस देन 1। नाउ यहाँ पे कंडीशन, अभी तक के सारे रूल में कंडीशन नहीं थी। बोला था नंबर लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, नहीं। यहाँ पे क्या बोला? नंबर लेस देन 1। इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन लेट्स से दिस इज द नंबर। इज दिस नंबर लेस देन 1? How to identify a number is less than 1? You understand that? Yes. So if the number is less than 1, then decimal के तुरंत राइट वाले and first नॉन जीरो के लेफ्ट वाले जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये जो वापस एक बार रिपीट करो। इफ द नंबर इज, बोलो, इफ द नंबर इज देन डेसिमल के राइट वाले और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करते। इसका मतलब ये है इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 2। आंसर इज 2। तो बोलोगे सर आपने तो बोला ये और ये नहीं, इसको क्यों नहीं काउंट करना? तो आई थिंक यू नो दैट कि अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो भी मतलब सेम ही होगा, पता है ना ये तो मतलब हम इसीलिए ये जीरो तो कभी काउंट करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? हाँ है ना? दैट मीन्स इफ आई राइट दिस 0.002008 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? वेरी गुड। 4 या 6? 4 या 5? 4 या 2? ओके, मैंने सारे ऑप्शन दे दिए। 4 या 6 में मैंने बोला कि ये 6 काउंट नहीं होंगे, मतलब इसमें ये 2 काउंट नहीं होंगे। समझा होगा कि
दूसरा मैंने ऑप्शन क्या दिया, 4 या 5, तो ये 4 और ये 1 वो भी काउंट नहीं होगा। 4 या 2 मतलब ये दो जीरो काउंट होंगे, वाई क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है, समझा? मतलब इसमें अब मिक्सअप ऑफ रूल स्टार्ट होगा, कोई एक रूल 2 रूल 4 ऐसा करके मिक्स स्टार्ट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए हैं? 4। मैं अभी रुकूंगा और पूछना चाहूंगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी तक। सारे रूल क्लियर अभी तक? इसका आंसर 5 या 1? 5 डेसिमल के राइट और एज के पहले वाले जीरो काउंट नहीं होते। इज दिस नंबर लेस देन 1? तो रूल तो आएगा ही नहीं ना, तो रूल आएगा ही नहीं तो फिर नॉर्मल रूल लगेगा। नॉर्मल रूल क्या है कि अगर दो नॉन जीरो है उसके बीच के सारे जीरो को काउंट करने होते हैं, तो क्या तीनों जीरो काउंट होंगे? इसलिए 10.008 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? सो द आंसर इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आगे बढ़े तो पीछे की चीजें भूलनी नहीं है, ये भी याद रखो। समझ में आ रहा है? ओके, आगे जाना चाहिए। कौन सा रूल है? रूल नंबर 5। पीछे यहाँ पे किसके पास है? पढ़ो। The trailing zeros to the right of the last non-zero digit in a number with a decimal point are significant. Example 01.080 has 4 significant figures. ओके, और एक बात क्या बोला वापस एक बार पढ़ते हैं। The trailing zeros ब्रैकेट में लिखा है zeros to the right of the last non-zero digit ब्रैकेट कंप्लीट in a number with a decimal point are significant. ओके, यहाँ पे वापस कंडीशन है ट्रेलिंग जीरो साथ में डेसिमल पॉइंट, मतलब इफ अ नंबर हैज लाइक दिस 1.080, इफ आई आस्क यू डायरेक्टली विदाउट दिस पर्टिकुलर रूल, आपके हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने हैं? यस और नो? बट अकॉर्डिंग टू द रूल द आंसर इज 4. अकॉर्डिंग टू द रूल द आंसर इज 4. सो नाउ द क्वेश्चन इज सर कैसे होगा? So rule बोलता है if there is a decimal point, सुनना, if there is a decimal point then पीछे का जीरो काउंट होगा and then वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना चाहिए। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, if the number is like this 0.002300, how many significant figures? 4. So अगर ये रूल नहीं पता होता तो आप शायद आंसर 2 भी दे सकते हो, बट द करेक्ट आंसर इज 4. वापस डेसिमल आया, डेसिमल कहीं पे भी आया तो पीछे के जीरो काउंट करने कंपलसरी है। दैट मींस 0.002300 में दिस आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से जीरो को मैं काउंट कर ही नहीं रहा? इसमें तो वो अब जो लेस देन 1 वाला जो रूल है वो लग रहा है, पर पीछे वाले जीरो को हम काउंट करेंगे। समझ में आया? सो लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है 1, 2, 6 या 4। तो डेसिमल कहीं पे भी हो पीछे के जीरो काउंट होते हैं। सो इफ द डेसिमल इज हियर काउंट होगा, 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 डेसिमल इज हियर तो भी काउंट होगा। मतलब मैं डेसिमल कहीं पे भी शिफ्ट करता रहूं, आंसर हमेशा कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए? 6. सो द सिग्निफिकेंट फिगर इज 50.0051। सर वही पूछना था, अगर ऐसा है तो हर एक नंबर के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस है, और 1.000 जाएगा 1 ही वैल्यू रहेगी उसकी, 1 मीटर वैसे तो इनफाइनाइट है। अब सो व्हेनेवर आई गो विद दिस पर्टिकुलर रूल, हमेशा ये डाउट जो आपने पूछा है वो आता है, और डाउट आना चाहिए बिकॉज ये एक परफेक्ट वैलिड डाउट है।
स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सर 50 and 50.0 both have same length, yes or no? चलो हम इस पर्टिकुलर है ना क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने दो ग्रुप डिवाइड किया है, दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। ग्रुप ए ने कैलकुलेशन मारा स्मॉल जी की वैल्यू का, एंड स्मॉल जी की वैल्यू इनकी आई which was 9.8 meter per second square. This was the calculation done by this group. Group B ने जो G का वैल्यू कैलकुलेट करा वो उन्होंने लिखा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। I want to ask कौन से दो ग्रुप में से ऐसा ग्रुप है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, ग्रुप A या ग्रुप B? ग्रुप B। ग्रुप A में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ग्रुप B में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, ग्रुप ए या ग्रुप बी? ग्रुप बी। वाई ग्रुप बी? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, और मैंने आज ही जस्ट आपके सामने भी डेफिनेशन होगा, उसके नीचे का पॉइंट होगा, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी इट्स एक्यूरेसी। व्हाई? क्योंकि इन लोगों ने 9.8 के आगे भी एक डिजिट देने का ट्राई करा, दैट इज उनके पास मेजरमेंट थोड़े बेटर है। समझ में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग ये दोनों सर्टेन डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट है, डू यू अंडरस्टैंड? बट ग्रुप ए के अकॉर्डिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, मतलब 8 में कोई भी नंबर हो सकता है। इनके इस बार के कैलकुलेशन में 9.8 आया, बट हो सकता है अगर दूसरी बार कैलकुलेशन करें तो मे भी नंबर आ जाए 9.7, पर यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ पे आंसर 9.8 फिक्स होगा, जो तीसरा डिजिट है ना वो चेंज होता रहेगा। समटाइम्स इट कैन बी 9.82, समटाइम्स इट कैन बी 9.83, बट समटाइम्स इट कैन बी 9.80। अब मुझे बताओ 9.80 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 2 या 3? 3। वाई 3? क्योंकि जो लास्ट वाला है वो अनसर्टेन है, वहां पे 0 अभी आया है, हो सकता है दूसरी बार कैलकुलेशन में 0 ना आए, वो क्या है 1 आए, हो सकता है दूसरा भी आ जाए, क्या आ जाए 2 आ जाए, हो सकता है तीसरा भी आ जाए, क्या आ जाए 3 आ जाए, एंड सो ऑन। इसलिए 9.80 अगर किसी ने लिखा है तो उसको उतनी अकल है कि मैंने 9.80 के बदले में 9.8 भी लिख सकता था, पर अगर उसने 9.80 लिखा है मतलब वो बताना चाहता है कि मेरा जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन है और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होने वाला है। दैट्स व्हाई अब से आपके लिए 9.8 एंड 9.80 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। मैथमेटिकली वैल्यू वाइज दे आर सेम, डू यू अंडरस्टैंड? बट एक्यूरेसी वाइज दिस हैज अ बेटर वैल्यू देन दिस, because this gives you more precision. You understand the meaning of precision? चलो उस पे भी एक अब आएगा है तो डिस्कस करते हैं। आपके हिसाब से प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों सेम होते हैं अलग? If I say someone is precise and if I say someone is accurate, is both the same thing or the different thing? If it is different, you have to give me example. If it is same, you have to give me example. डिफरेंट है क्योंकि प्रिसाइज मतलब 100% करेक्ट है, और एक्यूरेट मतलब प्रिसाइज के नजदीक जा रहे हैं या कभी बार एग्जैक्ट डिस्टेंस से पहुंच गया। ओके, यस, और कोई? जैसे आपने बोला कि 9.82 आ रहा है 3 आ रहा है, तो जो एग्जैक्ट रियल वैल्यू है उससे क्लोज है बट डिफरेंट वैल्यूज है, वो प्रिसाइज है बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो क्लोज होते जा रहे हैं, बट राइट वैल्यू आई तो वो एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ओके, सो 9.8 एक्यूरेट है और 9.80 प्रिसाइज। 9.8 एक्यूरेट है, 9.80 प्रिसाइज है। ओके, सो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं एंड मेक श्योर करो कोई भी कंसेप्ट आपको दिमाग में फिट करना है तो ऑलवेज एसोसिएट दैट विद द एग्जांपल एंड ट्राई टू इनकलकेट दैट एग्जांपल व्हिच इज काइंड ऑफ अ स्टोरी or which is a kind of funny, because funny examples या story easily inculcate होती है दिमाग में rather than boring जो NCERT में लिखा जाता है। सही? तो चलो एक एग्जांपल लेंगे। कोविड के टाइम पे आप घर पे थे, सही बात है? तो जब घर पे थे तो आप नॉर्मली क्या कहते थे कि क्या ही करें, तो आपने बहुत सारी गेम्स इन्वेंट करी हो सकती है या जो घर पे गेम्स खेली होगी आप उसके साथ खेलते रहोगे, हाँ है ना? तो आपके पास घर पे गेम थी डार्ट वाली, है ना? अज्यूम करो नहीं है तो भी ठीक है, और आपको पता है डार्ट वाले जो गेम्स होते हैं उसमें रूल्स कुछ ऐसे होते हैं, एक होता है सेंटर, तो उसके सराउंडिंग में ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं,
और आई थिंक वहाँ पे पॉइंट लिखे जाते हैं। यस, इसको बुलसाई बोलते हैं, समझा होगा, पता है ना। सो इसके लिए होते हैं लेट्स से 100 पॉइंट्स, ठीक है। बाहर यहाँ पे कहीं पे आपने मारा, यहाँ पे कोई अलग कलर होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 80 पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा होगा 50 पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा होगा 10 पॉइंट्स, और उसके बाहर मारोगे तो 0। सही है ना, पता है नहीं? आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपके बाजू में ही रहता है, जस्ट बाजू में, और मतलब आप कहीं और तो नहीं जा सकते, पर फ्रेंड के साथ तो खेल सकते हो। तो फ्रेंड को घर पे बुला, ठीक है। अब जब घर पे बुला और आप खेल रहे हो, और आपको फ्रेंड को बुलाने का एक बहुत ही मोटिव भी एक था। मोटिव ऐसा था, आपका फ्रेंड बहुत जोरदार था, वो जब भी बुल साइड पे हिट करता था, मतलब डार्ट पे हिट करता था, उसका डार्ट कभी यहाँ लगता ही नहीं, इसलिए आपने बुलाया था, क्योंकि आप हर बार जीतने वाले। सो उसका फिक्स था, वो हर बार मारता था और हर बार बाहर लेता था, हर बार, इसलिए आपने बुलाया, समझा? सो आपने राउंड चालू किए, आप आए, आपने मारा, आपका पहला यहाँ पे लगा, आपको पता है आपका फ्रेंड कहाँ मारने वाला है, उसका यहाँ लगा, यू आर हैप्पी, क्योंकि आपके पॉइंट आ गए, 50 आपने लिख दिया। फिर आपने वापस मारा, इस बार आपका लगा यहाँ पे, स्टिल यू आर नॉट एट ऑल वरी, बिकॉज आपका फ्रेंड ने मारा यहाँ पे। फिर आपने तीसरी बार मारा और आपका लग गया यहाँ पे, यू आर वेरी हैप्पी, बट यू आर अगेन रेस्ट एश्योर, आपका फ्रेंड कहाँ मारने वाला है, यहाँ। दैट मीन्स जितनी भी बार मारेगा आपका चीजें चेंज हो रही है ना, बट आपका फ्रेंड जो है वो हर बार कहाँ मार रहा है, बाहर। यस, दैट मीन्स योर फ्रेंड इज मोर प्रिसाइज देन यू, बट यू आर समवेयर एक्यूरेट इन सम केसेस। तो एक्यूरेट है क्या? दिस इज द वैल्यू विच आई डिजायर। यस, डिजायर का मतलब है कि ये मुझे वैल्यू चाहिए, 100 आई वांट, एंड 100 के जितना मैं नियर जाऊंगा उतनी एक्यूरेसी मेरी इंप्रूव होगी। समझ में आया? पर प्रिसाइज इज व्हाट, कि तुम उस चीज को बार बार करो और हर बार सेम रिजल्ट आए, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब ये होता है, प्रिसाइज वैल्यू यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विद द सिंगल एक्सपेरिमेंट। फॉर प्रिसीजन यू रिक्वायर द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। तुम 10 बार करो और 10 बार तुम्हारी वैल्यू अगर 9.8 आई तो प्रिसाइज है। पर तुमने पहली बार कैलकुलेट करी और पहली बार वैल्यू आई 11, और तुम्हें वैल्यू कौन सी चाहिए थी, 9.8, तो क्या 9.8 और 11 में डिफरेंस ज्यादा है? तो एरर ज्यादा हुई तो एक्यूरेसी कम हुई, तो एक्यूरेसी कम हुई। पर कैन यू टेल कि कितना प्रिसाइज है ये आप नहीं बोल सकते। आप बोलोगे सर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, एक बार। फॉर प्रिसीजन कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स। दैट्स व्हाई आपको साइंस लैब में एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते, आपको 5 से 6 बार एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, सो दैट आपके पास जो रीडिंग्स आए ना, वो सारे के सारे रीडिंग्स चेक करे जाए कि वो सेम तो आ रहे हैं। अगर वो सेम आना चालू हो गए तो वो बोलेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, प्रिसाइज। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। दो उन्होंने क्लॉक्स कंसीडर करी है। एक क्लॉक है जो टाइम दिखा रही है कि एक्चुअल टाइम 12 चाहिए, और वो हर बार टाइम दिखा रही है 1 बजे का, सुनना। और जो दूसरी क्लॉक है ना, वो टाइम दिखा रही है कभी 12:05, कभी 12:10, कभी 11:55 और कभी 1। और उसने पूछा है कौन सी क्लॉक आप प्रेफर करोगे बाय करना, क्लॉक ए या क्लॉक बी? मैं बोलूंगा द आंसर विल बी क्लॉक ए एंड नॉट क्लॉक बी। दो क्लॉक बी इज नियरर टू 12, बट क्लॉक ए इज मोर प्रिसाइज है। मतलब उसकी गलती तुम एक बार आइडेंटिफाई करे ना तो वो 1 से डायरेक्ट 12 पे आ जाएगी, क्योंकि वो हर बार 1 दिखा रही है। मतलब गलती फिक्स है, आइडेंटिफाइबल है। तुम इजीली उसको अगर क्लॉक को थोड़ा पीछे कर दो तो 12 पे आ गई, तो हर बार वो 12 दिखाएगी। बट जो एक्यूरेट नहीं है ना, जो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर का एरर है क्या। कभी 11:55 दिखा रही है, कभी 12:05 दिखा रही है, दैट मींस अंदर कोई मैकेनिक्स में कुछ इश्यू है जो मुझे पता नहीं चलता। इसलिए यू शुड बी मोर प्रिसाइज देन वेरी अंडरस्टूड। अच्छा, डिफरेंस समझ गया प्रिसीजन और एक्यूरेसी का? नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो एक्सप्लेन कर पाओगे? एग्जांपल कुछ भी हो आप अपना सोचो, बट दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन, इफ आई आस्क यू 9.800 आपके हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? व्हाट इज योर आंसर? 4। वेरी गुड, व्हाट इज द आंसर? 4। दैट वाज माय द होल पॉइंट। डेसिमल आया तो पीछे के जीरो काम करने हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज डेसिमल नहीं आया तो क्या? आया ना, तो अब आएगा रूल नंबर 6। तो लेट्स रीड द रूल नंबर 6 लास्ट। पढ़ो बेटा। And the number is expressed in exponential. नहीं, रूल नंबर 6 बेटा, नॉट 7।
but if the number comes from some actual measurement, then the trailing zero becomes significant. Example, M is equals to 100 kg as 3 significant figures. थोड़ा छोटा स्टेटमेंट है, ओके? तो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या बताना चाह रहा है. If the number is like this, how many significant figures? तो पहला, क्या डेसिमल है? अगर डेसिमल नहीं है तो पहले देखो कि कौन कौन से जीरो, क्या ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होता है. क्या ये पीछे वाले जीरो है? हाँ या ना? क्या ये डेसिमल के बिना है? So hence the answer is 3. That means the rule says if the पीछे के जीरो comes without decimal point, then they are not significant figures. Conditions apply. साथ में कंडीशंस अप्लाई. बाहर से चीज खरीदने जाते हो, लिखता है ना ओनली 99, फिर ऊपर क्या लिखता है? स्टार हैशटैग. इफ यू पे 999, देन द सेकंड थिंग व्हिच यू बाय विल बी ऑफ 99. यू अंडरस्टैंड? वैसे ये भी है कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया, टेक्निकली इफ द रूल इज पीछे के जीरो काउंट नहीं करने इफ देयर इज नो डेसिमल, यस और नो, तो इसके भी अकॉर्डिंगली एसएफ कितने आने चाहिए? पर इसके हैं अगेन 3. तो बोलोगे सर क्या वियर्ड चीजें चल रही? द आंसर इज व्हाई, बिकॉज़ 101000 में पीछे कोई यूनिट लिखा है क्या? तो ये नंबर है. क्या है ये? नंबर. तो अगर ये नंबर है तो हम उसके पीछे के जीरो को काउंट नहीं करेंगे. पर अगर ये नंबर ना हो कि कोई एक्चुअल मेजरमेंट हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट? केजी, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, कुछ भी हुआ, अगर पीछे यूनिट आया तो पीछे के जीरो काउंट करना चालू करना पड़ेगा. सो 100 के हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर? 3. सो इज द रूल क्लियर? सर अगर ये जो ऊपर की वैल्यू है वो कोई यूनिटलेस जैसे स्ट्रेन है उसमें आ गई तो क्या होगा? अगेन आंसर आया है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वही हमें कैलकुलेट करना है. अब तेरा जो डाउट है वो एक्सट्रीमली वैलिड है, बहुत अच्छा डाउट है कि सर ऐसा क्यों, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए. सही है ना? दैट्स व्हाई हाँ ये सारे रूल्स है ना थोड़े डिबेटेबल है. दैट्स व्हाई वो क्या करता है, वो तुम लोग को बताते ही नहीं है कि ये मेजरमेंट लिया कैसे गया. डू अंडरस्टैंड? वो क्या करते हैं, तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं बताओ 5040 में कितने सिग्निफिकेंट है. दैट्स इट. अब वो नहीं बताएंगे वो स्ट्रेन का मेजरमेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट है, डेंसिटी का मेजरमेंट है या किसका मेजरमेंट है. वो आपको सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि आपको रूल्स आते हैं या नहीं आते. दैट्स इट. तो 5040 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? आंसर इज 3. बट इफ द क्वेश्चन दिया था 5040 kg, then the answer is 4. So unfortunately, though your doubt is very good, but we have to go with the concept के जो रूल है उसको रूल के हिसाब से लें. ओके, सबको समझा? फाइनल रूल मैं खुद बोल देता हूं क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा है नहीं. The rule says if the number comes with the powers of 10, if the number comes with the powers of 10, you just need to ignore the powers. What is the meaning? If the number is like this, 5.040 into 10 raised to minus 13, how many significant figures are there? 4. Then your answer will be 4. Why 4? Because decimal आया, तो decimal आया मतलब पीछे के जीरो काउंट होंगे और जो भी पावर्स है वो पावर्स को सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इग्नोर. इफ यू इग्नोर तो आपके पास जो भी बचेगा उसका आंसर लिखना है 4. ऐसा समझ में आ रहा है? बट व्हाट इफ मेरे पास ऐसा कुछ नंबर आता 0.0023 into 10 raised to 17. आंसर इसको अगेन क्या करोगे, इग्नोर. द आंसर इज गोइंग टू बी 23 में कितने आएंगे? 2. हाँ या ना? सो आप लिखोगे 2. सो कितने रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको? 7. ये सातों रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ और सिर्फ इतना है. तो आप बोलोगे सर तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम. हाँ, या तो बोलेंगे बताओ 23.000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एबीसीडी ऑप्शन 1 2 3 4. दैट्स इट. 4 मार्क्स बोनस वाले क्वेश्चन होते हैं. डोंट यू थिंक ये बहुत इजी है? इसलिए पूछा नहीं करता, समझा? बहुत इजी. क्यों पूछा जाएगा? आपने जैसे बोला है पावर, तो मैं किसी डेसिमल के बाद जैसे
उसको पावर में लिख सकते हो। जैसे कि 9.8000 जा रहा है तो इंटू 10 रेशो समथिंग में लिख के बोल दो कि वो है। वेरी गुड। ओके, अब ये जो चीजें पूछ रहा है ना, ये एक्चुअली में डाउट में दूसरे लोग को भी आनी चाहिए, और वो सारे के सारे वैलिड डाउट पूछ रहा है। बेटा आज बॉर्नविटा पी गया, बढ़िया। वो क्या बोला है कि सर 9.8 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलो 2। व्हाट इफ मैं इसको पावर के फॉर्मेट में लिखूं, लिख सकता हूं ना? व्हाट इफ मैं 9.80 के पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, क्योंकि डेसिमल आया। बट व्हाट इफ मैं डेसिमल को हटा दूं और लिखूं 980 into 10 raised to minus 2, लिख सकता हूं? What is 980 into 10 raised to minus 2? 980 into 10 raised to minus 2, आंसर क्या होगा? 9.8 या 9.80? सर आएगा सर, गड़बड़ है, हाँ है ना? तो 9.8 भी लिख सकता हूँ, 9.80 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँ क्या? और अगर मैंने 9.80 लिखा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? और 9.8 लिखा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? और सिर्फ इसको देखा और रूल लगाया अंकित सर का रूल। व्हाट वाज द रूल? पावर्स को करो गोली, जीरो को करो गोली, अरे हाँ है ना? तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर है 2। तो नाउ द क्वेश्चन इज एक्चुअल आंसर है क्या सर? इज इट 2 और इज इट समथिंग एल्स? सो द फाइनल उसका एक बॉटम लाइन जो तेरा आंसर है, जो भी नंबर दिया जाए उस नंबर को तुम चेंज नहीं कर सकते। समझा? मतलब इफ आई आस्क यू 0.00230 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो तुम उसको ऐसा नहीं लिखोगे 230 into 10 raised to something। समझा? तुम्हें इसको देख के डायरेक्ट रूल अप्लाई करना है विदाउट थिंकिंग कि इसको मैं पावर्स में कैसे लिख सकता हूँ। आई होप मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझा। यस, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? देन आंसर इज 3 सिग्निफिकेंट। ओके, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए बेटा? ठीक है, कोई डाउट है इस पे? तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा इतना इजी नहीं पूछा जाएगा तो कुछ तो होगा ना, वरना पढ़ा तो नहीं रहोगे। तो इसमें आता है, और जो आता है वो कुछ खतरनाक सा आता है। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है जहां पे हमने रूल्स पढ़ लिए, पर मैं अगर आपको पूछूं L1 और L2 दोनों वैल्यू कैलकुलेट करी, L1 आई 9.83 सेंटीमीटर और L2 आई 9.8 सेंटीमीटर। मैंने बोला बताओ L = L1 + L2 करना है, व्हाट विल बी द आंसर? और अब आप फंसोगे, पता है क्यों? क्योंकि पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरे में कितने हैं, और जब ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में कितने को रिटर्न करोगे, 3 को या 2 को? समझा? सो अब आता है कि यहाँ पे है अरिथमेटिक रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आता है? अरिथमेटिक रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट। जब अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे और फाइनली तुम्हें एक सिग्निफिकेंट फिगर के साथ चलना पड़ेगा। अब वो किसके साथ चलना, उसके लिए क्या पढ़ने पड़ेंगे? अगेन क्या नेक्स्ट? रूल्स। बट बिफोर दैट, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े हैं, तो अब आप क्या करोगे? लीव पेज 1, मतलब एक पूरा पेज छोड़ो, और जहाँ पे आपको अपना हैंडराइटिंग के बारे में आइडिया है ना, तो या तो एक साइड का पेज छोड़ो या तो 2 साइड का पेज छोड़ो, क्योंकि आपको अब 7 रूल लिख के आने हैं। एंड देन अब मैं थोड़े से नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको उसके बारे में उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है। इज इट ओके? तो जहाँ पे आपने डेफिनेशन खत्म किया है उसके बाद आई थिंक 2 पेज छोड़ दो, क्योंकि 7 रूल के लिए 2 पेज चाहिए। एंड मैं नंबर लिखना चालू कर रहा हूँ, आप लिखते जाओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, नंबर लिखना और आंसर। चलो शुरू स्टार्ट, पक्का? ठीक है, लिखते जाओ।
कोई टेस्ट नहीं है ये संडे को, उसके नेक्स्ट संडे को यू हैव अ टेस्ट एंड इन दैट टेस्ट द कमिंग संडे का जो टेस्ट आएगा दैट इज आई थिंक ऑन 9th जून। सो 9th जून को टेस्ट है तुम्हारा माइनर टेस्ट। सो माइनर मतलब थोड़ा पोर्शन है ऑफलाइन, सो इट्स नॉट ऑनलाइन, ओके। और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो वो स्कोरिंग होगा, मार्क्स मिल सकते हैं। फिजिक्स में थोड़े मार्क्स दिखेंगे। तुम्हें जैसे अभी ये क्वेश्चन आया ना एक करते क्वेश्चन रूल्स के हिसाब से। अभी जैसे इसमें से आंसर जो लाया जो ऐसा सेम टू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन समझ गया बेटा? सबने लिखा होगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक बोलना चालू करो। 103 से कितने सिग्निफिकेंट हुए? पक्का? 2 या 4? 3 नहीं होगा। क्यों 3 नहीं होगा? डेसिमल आया तो किसी का 0 काउंट करना है और 10⁻⁴ नहीं काउंट करना। समझा? 4 या 3? 3 देख लो, समझा है? किसी को कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर वाले इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि देखो आगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक में फिर इश्यू होगा। दैट्स व्हाई। ये समझा है सबको? पक्का? आज का होमवर्क सुन लो। सबसे पहले जो 7 रूल को लिख के आना है, ये क्लियर है? सेकंड, उस रूल के एग्जैक्टली नीचे पेज नंबर 20 पे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है, रूल 1 रूल 2 करके। कितने रूल लिखे? सिर्फ 2 रूल। वो 2 रूल लिख रहे हैं, उसके नीचे एक बड़ा सा पैरा है वो स्किप करना है। पैरा स्टार्ट होता है टू अवॉइड द कंफ्यूजन करके। ये यहां से जो पैरा स्टार्ट होगा उसको नहीं लिखना है, समझा? सिर्फ क्या लिखने हैं? ये हुआ सेकंड होमवर्क। थर्ड, जैसे ही खत्म होगा उसके नीचे राउंडिंग ऑफ करके लिखा होगा, वो है पेज नंबर 21 पे। क्या लिखा होगा? राउंडिंग ऑफ। उसमें राउंडिंग ऑफ का डेफिनेशन और उसके बाद उसके 3 रूल है, वो तीनों रूल आपको लिख के आना है। होमवर्क समझ गया? अगर आप लिखने बैठोगे